ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। बहुत ध्यान से मेरे साथ से देखिएगा। पास एक्सपीरियंस से मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पास पेपर से देखिए, शॉर्ट एग्जाम में आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है और ये किन इंडस्ट्रीज में यूज होती है? बस एक रूल याद रखना है, हर वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है गाइस? कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है, तो हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क, हर प्रकार के इंजीनियरिंग वर्क में वी यूज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पहली बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो जब हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होगा? जल्दी बोलिए। हर वो इंडस्ट्रीज जो किसमें इन्वॉल्व है? कंस्ट्रक्शन। अब वो कंस्ट्रक्शन चाहे सड़कों का हो, बिल्डिंग्स का हो, रोड्स हो, सीवर लाइंस हो, पार्क हो, क्लियर है, रेलवे हो, मेट्रो हो, किसी भी प्रकार के अगर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। या फिर कोई भी इंजीनियरिंग वर्क होगा। आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग गो हैंड इन हैंड। बोलो जी, बात क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आया, शिप बिल्डिंग, बताइए हम शिप बना रहे हैं, कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। भाई शिप पूरा आपने देखा होगा, एक बड़ा शिप एक पूरे शहर की तरह होता है, एम आई राइट और रॉन्ग? फिर वो पानी पर फ्लो कर रहा है, रन कर रहा है, तो ये क्या है? ये सारी इंजीनियरिंग वर्क तो है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो व्हाट इज दिस? कंस्ट्रक्शन प्लस इंजीनियरिंग। आपने देखा दिल्ली में मेट्रो बनी है, क्या है ये? सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क है प्लस इंजीनियरिंग वर्क इन्वॉल्व है। इन दो के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो पॉइंट बस इतना सा है, हर वो इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन के कामों में इन्वॉल्व है, हर वो इंडस्ट्रीज जो इंजीनियरिंग वर्क में इन्वॉल्व है, राइट, दे यूज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बोलो जी, बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट याद करना है कि जब हम पार्टीज की बात करते हैं तो गाइस हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर और एक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। याद रखिएगा। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व? दो पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी। बोलो जी, बात क्लियर? कॉन्ट्रैक्टी वो व्यक्ति है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है काम करने का, राइट, और कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति है जो उस काम को पूरा करेगा। बोलो जी, बात क्लियर है? जिसने काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है जी। सो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो दो पार्टीज इसमें हमेशा इन्वॉल्व होती हैं। बोलो, बात क्लियर है यहां तक? तीसरी बात, जो भी अकाउंट्स बनेंगे, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, वो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। किसके? भाई कॉन्ट्रैक्टी के साथ तो एग्रीमेंट हो जाते, भैया मैं ये फ्लाईओवर बना दूंगा 10 करोड़ रुपए में, बात खत्म हो गई। तो लेजर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की। बोलो, बात क्लियर है यहां तक? तो हमारे एग्जाम में एक फुल फ्लैश सम आएगा। अभी तक यही पूछा गया है कि आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो, या बहुत हुआ तो बैलेंस शीट, इसके आगे नहीं पूछा। क्लियर है? तो हमें अब यह सीखना है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है और किन बातों का हमें उसमें ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। दूसरा प्रश्न, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बनाते हैं? व्हाई? भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इज दैट क्लियर, इसको पूरा करने पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में हमारी टोटल कितनी कॉस्ट आई है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। आसान शब्दों में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दो बातों के लिए बनाया जाता है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड सेकेंडली टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। बोलो जी, बात क्लियर है? कौन बनाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। ये बात याद रहेगी। ओके। तीसरी बात,
जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है गाइस? भाई कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस की बात करेगा, इट मस्ट बी व्हाट? नॉमिनल अकाउंट। तो आपके एग्जाम में जो सम आए अभी तक, उसमें वो डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दीजिए नंबर 1, और ये बता दीजिए कितना प्रॉफिट हम पीएनएल में लेकर जाएंगे और कितना हम रिजर्व में रखेंगे। बस ये दो चीजें अगर आपको आती हैं तो आप इजीली सम सॉल्व कर देंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? और कोई भी अकाउंट जो नॉमिनल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। क्लियर? आइए हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फिर इसके थ्रू हम कुछ चीजें सीखेंगे जो हमें यूज करनी है। ठीक है गाइस, चलिए एग्जाम में एकदम सीधी लाइन खींचनी है। देखो मैंने बिना स्केल के कितनी सीधी लाइन खींची है। ठीक है, चलिए डेबिट क्रेडिट लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है भाई, अब सुनिए गाइस, बहुत आसान शब्दों में आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर देंगे बिना बहुत ज्यादा सोचे हुए समझे हुए। एक कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको बोलेगा जी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर हमारा कुछ एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंस। पहला रूल याद रखना है बिना गलती के, कोई भी एक्सपेंस होगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो रहा है, जो हम पूरा कर रहे हैं, वो आएगा डेबिट साइड पर। कहां आएगा? आपको बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होना कि ये एक्सपेंस लेना है ये छोड़ना है, नॉट एट ऑल। हर वो एक्सपेंस, बस शर्त क्या है, वो किस पर खर्च होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो वो कहां आएगा? डेबिट साइड पर। कोई भी एक्सपेंस नहीं छोड़ना है, और बिल्कुल नहीं देखना कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, कुछ नहीं देखना। ओनली वन थिंग, क्या? कि हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, क्लियर, और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खर्च हो रहा है, तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें गलती होगी नहीं। बोलो जी, बात क्लियर है? आइए, तो सबसे पहले आप यहां पर लेंगे टू मटेरियल इशूड। भाई आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले जितना भी मटेरियल हमने इशू करा वो लिया जाएगा। तो क्या लेंगे हम डेबिट साइड पर? टू मटेरियल इशूड। आई होप मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर है। फिर भाई नेचुरल सी बात है, जो लेबर काम कर रही है उसको आप सैलरी देंगे, तो दैट वुड बी व्हाट? डायरेक्ट वेजेस। रूल याद रखना है, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो एक्रूवल बेसिस पे बनता है गाइस। किस बेसिस पर बनता है जी? एक्रूवल। मतलब जिस पीरियड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड के सारे एक्सपेंसेस आप वहां इन्वॉल्व करेंगे। अगर पे कर दिया तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड, और अगर वो नेक्स्ट पीरियड का है तो उसे क्या करेंगे हम? माइनस। बोलो क्लियर है? तो जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट जिसमें आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं? ऐड, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करते हैं? माइनस। बोलो जी, बात क्लियर है? उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे। मेरी एक लाइन काफी है ये बोलने के लिए कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो आपको सिलेक्टिव नहीं होना है कि कौन सा एक्सपेंस लेना है कौन सा छोड़ना है, नॉट एट ऑल। एक चीज देखो, वो एक्सपेंस किसके ऊपर होना चाहिए? तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? चाहे वो डायरेक्ट नेचर का हो चाहे वो
इनडायरेक्ट हो, चाहे उसे पे कर दिया हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन होना उस पीरियड का चाहिए जिस पीरियड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, राइट। फिर आप यहां पर लेंगे डेप्रीसिएशन। इन शॉर्ट दिमाग में रखिए, यू आर मेकिंग अ पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट में मशीन आती है कि डेप्रीसिएशन आता है, तो वही डेप्रीसिएशन जो मशीन कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुई है। हाँ जी बोलो, क्लियर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। तो इन टोटल सारे एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट के हमें कहां लेने हैं, ऑन द डेबिट साइड। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने मटेरियल इशू करा, मटेरियल इशू करा, रॉ मटेरियल, क्या 100% मटेरियल लग जाएगा? सर कुछ बचेगा भी तो सही कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसको यहां से हटाना है। अब आप जानते हैं अकाउंट्स का बेसिक रूल, किसी चीज को मैंने डेबिट में लिखा है तो हटाने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे, ये थोड़ी के काट देंगे, लोग काटो इसे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बोलो हाँ या ना, तो हम उसे काट देंगे। हाँ तो वो भी आपको काट देगा, रिपोर्ट काट देगा भाई, 6 महीने बाद फिर देना है। हाँ नाउ लिसन अप। तो अब हमें क्या करना है, तो जो मटेरियल हमने यहां दिया था, मान लो हमने 1 लाख रुपए का मटेरियल इशू करा, तो आपने यहां लिख दिया 1 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 25,000 का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे बच गया, वो यूज ही नहीं हुआ, तो उसे हटाओ ना, तो हमें कॉस्ट तो 75 दिखानी चाहिए ना, तो हम उसे लिखेंगे अपोजिट साइड पर, बाय मटेरियल एट साइट। साइट बोलते हैं प्लेस ऑफ वर्क, जहां पर आप काम कर रहे हो उसे साइट बोलते हैं। बोलो क्लियर है। अब कंस्ट्रक्शन का काम ये थोड़ी होता है फैक्ट्री से कंस्ट्रक्ट करके लाओ बस जमा दिया, ऐसा नहीं होता। आपने अपना घर बनाया होगा तो ये थोड़ी है कि पहली मंजिल पूरी फैक्ट्री में तैयार हुई है और वहां से लाके आपके घर में चिपका दी, लो जी मंजिल तैयार, दैट्स नॉट द केस। बोलो क्लियर है। तो कुछ मटेरियल हमारा साइट पर क्या हो गया होगा, बच गया होगा। कुछ हो सकता है हमने स्टोर में वापस भेज दिया, भाई जैसे सीमेंट है बड़ा कीमती होता है, एम आई राइट और रॉन्ग, तो जितना यूज हुआ उसे वापस स्टोर में भेज दिया, तो बाय स्टोर अकाउंट। क्लियर। कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि हम उसे बाजार में सेल कर देते हैं उसी समय, अब हम कहेंगे कहां उसे वापस फैक्ट्री में लेकर जाएंगे, उसे हैंड टू हैंड सेल कर दो, तो बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ मटेरियल। बोलो जी बात समझ में आ गई यहां तक? अरे कम ऑन, ठीक है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं, तो आपने यहां पर क्या लिखा है, आपने लिखा है टू मटेरियल कंज्यूम्ड। बोलो यस और नो। भाई जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसे हटा तो दिया, इज दैट क्लियर। और सारे एक्सपेंसेस यहां ले हमने, यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल। फिर से सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल है, 8 में से 8 पूरे आएंगे। मेरी 2 बातें सुन लेना। पहला, सारे एक्सपेंसेस कहां लिखना, डेबिट साइड पर। फिर जो जो वो कहे हटाना है वो क्रेडिट पे लिख देना। क्लियर, कम ऑन। अब मैंने यहां पर लिखा डेप्रीसिएशन, इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप डेप्रीसिएशन यहीं लिख दीजिए, या फिर मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट यहां लिखिए और बुक वैल्यू यहां लिखिए, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेप्रीसिएशन। जैसे चाहे वैसे कर देंगे। क्लियर। उसके बाद आप इस लेजर को बंद करेंगे, ये आ गया हमारा पहला डिटेल, इसको यहां पर बंद कर देंगे। ध्यान से देखते जाना भाई। सोचिए, जब मैंने इसे बंद करा तो ये हुआ क्या, ये सारी कॉस्ट है जो मेरी जेब से खर्च हुई है, ये कॉस्ट है जो मैंने हटा दी। कम ऑन एवरीबॉडी, तो मुझे क्या मिलेगा, तो इसे हम नाम देते हैं बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन, कैरिड मतलब अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर इतने रुपए हमारे खर्च हो गए। अरे बोलो क्लियर, यहां तक समझ गए बिल्कुल। कम ऑन एवरीबॉडी। देन आपने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। अब उसे क्या बना देंगे
सॉरी, तो यहां लिखेंगे आप 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। अब ध्यान से देखिएगा भाई, तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी के बाद क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। अब सुनिएगा, इस आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मान लो आपको फ्लाईओवर मिल गया, नेशनल हाईवे पर आपको 20 किलोमीटर का फ्लाईओवर तैयार कराना है। क्लियर, यू आर हैविंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, व्हाट डू यू थिंक, 1 साल में हो जाएगा? नहीं होगा सर, कई साल लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में। तो इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या है, साल के अंत में तो मुझे लेजर बंद करने हैं ना, क्लियर और नॉट? तो इसीलिए अब अगर 1 साल पूरा हो गया तो उस 1 साल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसा दिखेगा वो हमें यहां शो करना है। बोलो क्लियर है यहां तक? अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट, इसलिए हम अपोजिट साइड पर लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखते हैं गाइस? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। आपको पता है कार्य प्रगति पर है, अभी काम चल रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। और याद रखना, वर्क इन प्रोग्रेस 2 चीजों से मिलकर बनता है। इसमें हम पहला लेते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और लेते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, और दोनों को यहां पर ऐड कर देते हैं। अब सब ये होता क्या है, आई विल डिस्कस। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आ जाए। तो यहां पर आपने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी, सीडी को बीडी बनाया। फिर आप यहां पर क्या लिखेंगे, बाय वर्क इन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, ठीक है जी, अभी उसमें कई साल लगेंगे। तो उसके 2 पार्ट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर? चलिए, तो इसको यहां पर आप बंद कर देंगे। 99% चांसेस है जो डिफरेंस आएगा ना वो डेबिट में आएगा। कहां आएगा? तो जो डेबिट में डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं टू नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं गाइस? टू नोशनल प्रॉफिट। तो 3 लेयर्स बनता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। टू नोशनल प्रॉफिट। अब इसमें 3 टर्म्स आ गई जिसका आपको मीनिंग समझना है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और नोशनल प्रॉफिट। बोलो जी, बात क्लियर है? ओके। अब इस नोशनल प्रॉफिट को अब यहां लिख दीजिए सीडी। तो इसको अब हम ट्रांसफर कर देंगे अगले पेज पर बाय नोशनल प्रॉफिट, ये हो जाएगा बीडी। अब इस नोशनल प्रॉफिट के हम 2 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट टू पीएनएल, कितना प्रॉफिट में जाएगा और कितना हम रिजर्व में रोकेंगे। क्लियर है? और यहां पर आकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हैज टू बी मेड। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं 3 लेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो पहली लेयर में हमने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी लेयर में क्या निकाला हमने, नोशनल प्रॉफिट। और तीसरी लेयर में हमने नोशनल प्रॉफिट के टुकड़े कर दिए कि कितना पीएनएल में और कितना रिजर्व में। तो यही आएगा बनाने के लिए, वो आपसे बोलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दीजिए और हमें ये बताइए कितना प्रॉफिट में जाएगा और कितना रिजर्व में। तो जल्दी बताइए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। क्लियर हो गया? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब आपको जो कुछ मीनिंग समझने कुछ बातों के, सबसे पहला आया, ध्यान से सुनेंगे भाई, इसको हम बोलते हैं गाइस वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, सुनना बहुत ध्यान से। वर्क सर्टिफाइड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टीज आर्किटेक्ट। क्या मतलब है भाई, हमने कुछ काम किया, मान लो हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, ये फ्लाईओवर है, ऐसे ही होता है।
इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया यहां से यहां तक, क्लियर है? अभी इतना होना बाकी है। तो जितना काम हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम वो किसे दिखाएंगे? कॉन्ट्रैक्टी को। अभी आपने तो कहा था कि एक साल में ही कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होती, इट गोज ईयर टू ईयर। बोलो यस और नो। दिल्ली मेट्रो 2014 से चल रही है, आज तक पूरी दिल्ली कवर नहीं हो पाई है। से यस। आप देख तो हर जगह, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या चल रहा है? 2023, कितने साल हो गए? तकरीबन 9 साल हो गए। क्लियर? 14 से स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट और नॉट? या हो सकता है पहले से, आई एम नॉट श्योर। तो अभी तक वो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ, तो इट टेक्स ईयर्स। ठीक है जी। तो हमने इतना काम कंप्लीट करा, अब हमने कॉन्ट्रैक्टी को बुलाया, हमने कहा जी देखो काम कंप्लीट कर लिया ऑन आवर पार्ट, चेक करो सही है या नहीं। तो उसने पूरा एग्जामिन करा और कहा, क्या कहा? कि इतना पार्ट सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें अभी ये कमी है, वो कमी है, ये सही नहीं है। क्लियर है? तो आउट ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीटेड, आउट ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीटेड, जितना उसने सर्टिफाइड कर दिया, अप्रूव कर दिया, क्या कर दिया? उसी को हम बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। बोलो जी, बात क्लियर है? और बस यही तो सुनना था हमें कि इतना पार्ट सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही उसने कहा सर ये बिल्कुल सही है, हमने कहा लाओ पैसे। अरे नेचुरल सी बात है भैया, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी 10 साल चलेगा, तो आप मुझे पेमेंट 10 साल में थोड़ी दोगे। पेमेंट कैसे दी जाती है? जैसे जैसे काम हो जाए। इसीलिए गाइस हम वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वैल्यू। बोलो जी क्लियर? और यहां वैल्यू का मतलब है C प्लस P, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमेशा याद रखना, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड। क्या मेरी बात याद रहेगी? कम ऑन एवरीबॉडी। तो व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? दैट पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड विच हैज बीन अप्रूव्ड और सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टीज आर्किटेक्ट। बोलो क्लियर है? सो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी। अब सुनिए, एंड वर्क सर्टिफाइड की हम हमेशा क्या निकालते हैं? वैल्यू। अब सर ये क्या क्वेश्चन में गिवन होगा? हां, पर अगर गिवन ना हो तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बोर्ड पर देखिए। सर ये कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल है, गिवन होगा तो ठीक, नहीं तो सिंपल है कि आप क्या लेंगे भाई? आप लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितने में आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को करने का ठेका लिया था। भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हिंदी में ठेका ही होता है, वो वाला नहीं, आप समझ गए हो। क्लियर है? तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था मान लो 10 लाख रुपए में फॉर एग्जाम्पल, और अभी जो सर्टिफाइड हुआ है वो सिर्फ हुआ है कितना? मान लो 30%। तो आप कितने पैसे मांग सकते हो? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड एज ए परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब वो बोलेगा जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, और अभी जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो 30% है। कितने परसेंट है गाइस? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड? 3 लाख रुपए। जल्दी बोलो, निकाल सकते हैं? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेना है और उसे वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो बात क्लियर है? तो ऐसे निकलती है इसकी वैल्यू, और वैल्यू का मतलब होता है इसमें प्रॉफिट भी ऐड है। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरी बात सुनिए ध्यान से, और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड अपॉन कैश रिसीव्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। पहले फॉर्मूला नोट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन। कैश रिसीव्ड अपॉन कैश रिसीव्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी। अब सर इसका मतलब क्या? ये कब करना है? जब क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड गिवन ना हो, बट अगर दे रखा है उसकी वैल्यू तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ जी बोलो, यहां तक क्लियर है? अब सुनो सर इसका मतलब क्या है। भाई मेरे 3 लाख रुपए बन रहे हैं, अभी अभी आपने कहा
आपको क्या लिखता है? ये दुनिया बहुत शरीफ है, मैंने 3 लाख बनाने का, ये लो सर 3 लाख रुपए। इज इट पॉसिबल? अब मैंने अर्न करे 3 लाख रुपए जब मैंने कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मांगे, उसने मुझे दिए लेट्स सी 1,80,000 रुपए, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 60% है। बोलो यस और नो? अरे हां बोलो यार। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई सुनिए, मुझे कैश मिला है 1,80,000 रुपए, विच इज 60% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैसे निकाला? 180 डिवाइडेड बाय 60%, 3 लाख। आया समझ में या नहीं आया? अरे बोलो भाई, यही तो फॉर्मूला था, कैश रिसीव्ड अपॉन कैश रिसीव एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बोलो क्लियर है? तो व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड इज नाउ क्लियर? कम ऑन कम ऑन, अरे बोलो भाई। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से सुनना, वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड पर। कहां आता है जी? क्रेडिट साइड पर। ये देखिए क्यों आता है, अभी समझाएंगे। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कहां लिखना है इसे आपको? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्यों? बस 2 मिनट वेट। अब आप अभी आपने कहा सर इतना काम जो है वो अप्रूव हो गया, तो ये जो काम अभी अप्रूव नहीं हुआ, व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब इसकी उसने हमें अप्रूवल नहीं दी है। बोलो क्लियर है? तो जो काम कॉन्ट्रैक्टी के अकॉर्डिंग अभी प्रॉपर नहीं है, अभी उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो उसको सर्टिफाइड नहीं करता, और जब वो उस काम को सर्टिफाइड नहीं करता तो वो उसकी पेमेंट भी नहीं करता। बोलो जी, बात क्लियर है? बट एज ए कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तभी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा। मैं ये जानना तो चाहता हूं कि यहां से यहां तक मेरा कितना रुपया खर्च हो गया। क्लियर है? इसीलिए जो वर्क अनसर्टिफाइड है ना, ये हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट पर। तो आप भूलना नहीं, वर्क सर्टिफाइड की हम हमेशा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और अनसर्टिफाइड की हमेशा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या मेरी बात याद रहेगी? कम ऑन एवरीबॉडी। तो व्हाट इज अ वर्क अनसर्टिफाइड? क्लियर है? तो सर ये कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जरा बताना ये क्या है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मतलब अभी तक जो मैंने जितना काम करा उस पे जो टोटल कॉस्ट है, ये वही है। अरे बोलिए यार, इसी में से तो कुछ अप्रूव्ड हुआ है और कुछ अनअप्रूव्ड है, मतलब कुछ सर्टिफाइड है और कुछ। इसका मतलब इसमें टोटल कॉस्ट है सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों की। कम ऑन। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बोलिए सर ये टोटल कॉस्ट है, इसमें सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों की कॉस्ट है। बोलो क्लियर? तो अगर मैं इसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कर दूं तो व्हाट आई विल गेट? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। बोलो क्लियर? अरे हां बोलो भाई, कोई दिक्कत है? तो अनसर्टिफाइड पे हमेशा क्या लेते हैं हम? कॉस्ट, और सर्टिफाइड पे वैल्यू। ये भूलना नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब इसको निकालने का एक और तरीका है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो?
कॉस्ट निकाल सकते हो किसकी भाई? अनसर्टिफाइड की। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक हमने खर्च किया अपॉन परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। हाँ जी गाइस, क्लियर? सर क्या मतलब है इसका? यहां देखिए, एक मिनट नोट कर लिया ना? यहां पर आपने कहा, ध्यान से देखना भाई, हमने कहा सर यहां से यहां तक वर्क कंप्लीटेड है और मान लो ये टोटल का 60% है, ये टोटल का 60% है। इस 60 में से 40% सर्टिफाइड है, तो क्या मतलब निकला? 20% अनसर्टिफाइड है। अरे बोलो भाई। और यहां से यहां तक बनाने में मान लेते हैं हमारी कॉस्ट आई है 6 लाख रुपए। कितनी कॉस्ट आई है? तो अगर मैं आपसे कहूं अनसर्टिफाइड की कॉस्ट बताओ तो आप क्या बोलोगे? 6 लाख कॉस्ट कितने परसेंट की है? तो 20 की कितनी? आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो क्या मिल जाएगा हमें? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर? कोई दिक्कत अभी तक? तो बोलेंगे जल्दी से। अरे कम ऑन। अब आता है मेन क्वेश्चन। वो क्या है सर? वो ये कि आपने वर्क इन प्रोग्रेस लिखा, यहां लिखा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहां लिखा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो आपने ये दोनों क्रेडिट साइड पर क्यों लिखे? क्या रीजन था? और इसका आंसर निकाला आपने क्या? नोशनल प्रॉफिट। तो ऐसा क्यों? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। व्हाई इट इज सो? ये बताओ, आप प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हो? व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड। बोलिए, मैं आपसे पूछूं भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बताओ, तो आप बोलोगे सर अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो होने दो। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में मान लो लगेंगे 5 साल, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? 5 साल में। भाई एज पर द अकाउंटिंग हम प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? जब वो चीज हमें हो जाए। इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? कि जब काम पूरा हो जाए, पैसा फुल आ जाए, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो हमने कहा जी 5 साल बाद हम आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताएंगे। ध्यान से सुनना। आप डिविडेंड किस में से देते हो? प्रॉफिट में से। तो आपने शेयर होल्डर से कहा 5 साल वेट करना पड़ेगा, डिविडेंड 5 साल के बाद मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप शेयर होल्डर होते वेट कर लेते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप बोले यार कहां फंस गया मैं, ये तो बेकार कंपनी है। क्लियर? निकलो। कैसे निकलेंगे भाई? आपने शेयर जितने का भी खरीदा है उसे उल्टे सीधे आधे अधूरे रेट में बेच देंगे। यार फ्यूचर में और लॉस हो, थोड़ा नुकसान उठा लो। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होगी? जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, बट आपकी कंपनी के शेयर धड़ल्ले से गिरना शुरू हो जाएंगे। बोलो यस और नो। और आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या होगी? क्रैश हो जाएगी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? ऑल्दो आप बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे थे, आप प्रॉफिट भी कमा रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे फर्म की वैल्यू एकदम गिरनी शुरू हो गई। ठीक है जी, मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, समझ में आया? इसीलिए आप शेयर होल्डर को कन्विंस नहीं कर सकते। वो बोलेगा भैया 1 साल से आप मेरा पैसा यूज कर रहे हो, मुझे 1 साल में क्या मिला ये बताओ। बोलो यस और नो। क्या वो 5 साल वेट करेगा? नॉट एट ऑल, कभी नहीं करने वाला। क्लियर? इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग ने रिकमेंड करा। क्या करा? रिकमेंड कि ऐसा मत करो, आप हर साल प्रॉफिट दिखाओ उसे। क्लियर है? तो हमने कहा सर प्रॉफिट तो तब होगा ना एक्चुअल, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। तो यही तो हमने कहा, कौन आपसे कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट दिखाओ? अज्यूम प्रॉफिट दिखाओ। और इस अज्यूम प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। जल्दी बोलो, बात क्लियर है? तो नोशनल प्रॉफिट इसीलिए निकाला जाता है ताकि हम शेयर होल्डर को ये बता सकेंगे भाई देखो हमने 1 साल आपका पैसा यूज करा है और उसे 1 साल में इतना कमाया है। लेकिन ये अभी पूरा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो इससे ज्यादा मिलेगा। बताओ अब वो समझेगा कि नहीं समझेगा? आप बोलो डायरेक्ट 5 साल बाद मिलेगा, कभी नहीं होगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो इसीलिए ये एक अज्यूम प्रॉफिट होता है जिसको हम बोलते हैं नोशनल। नोशनल का मतलब क्या होता है गाइस?
अज्यूम्ड, जो इसलिए निकालते हैं ताकि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके। क्या यहां तक क्लियर हुई मेरी बात? अरे बोलिए। ओके, तो सर नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? ध्यान से देखते जाइए। नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क ना सर्टिफाइड। ठीक है जी। जब आप वैल्यू ले रहे हो सर्टिफाइड की, तो कॉस्ट भी किसकी लेंगे? तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से क्या माइनस कीजिए? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तभी आपको क्या मिलेगा? नोशनल प्रॉफिट। बोलो, पॉइंट समझ में आया? तो नोशनल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बना गाइस? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या यहां तक क्लियर है? अरे आ रहा है समझ में? तो सर आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लिखा? अब सुनो, ध्यान से देखो भाई, ये क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जितना काम आपने कंप्लीट करा है, ये उसकी कॉस्ट है। तो यार इसी में से तो कुछ सर्टिफाइड हुआ होगा और कुछ अनसर्टिफाइड हुआ होगा। इसका मतलब इसमें सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों की कॉस्ट जुड़ी है। बोलिए। तो मैंने यहां पर देखो अनसर्टिफाइड की कॉस्ट रख दी, डेबिट में अनसर्टिफाइड की कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट, अनसर्टिफाइड से अनसर्टिफाइड कैंसिल्ड। यहां पर क्या बचा? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और यहां क्या लिखा? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और दोनों का डिफरेंस नोशनल प्रॉफिट। अब आया समझ में या नहीं आया? इज दैट क्लियर? इसीलिए याद रखना, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू और अनसर्टिफाइड की कॉस्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड पे रखी जाती है। क्यों? क्योंकि अनसर्टिफाइड से अनसर्टिफाइड कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और यहां क्या लिखा आपने? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? नोशनल प्रॉफिट। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? यस और नो? और क्योंकि ये प्रॉफिट है, क्या है ये? प्रॉफिट। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए, फिर आपने नोशनल प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करा। अब इस नोशनल प्रॉफिट में से हम कुछ भाग पीएनएल में ले जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि जो पीएनएल में गया वो हम डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। बट कॉस्ट अकाउंटिंग हाईली रिकमेंड करती है कि आप सारा पैसा डिविडेंड में मत बांट देना। सर अगर बांट दिया तो शेयर होल्डर तो खुश हो जाएंगे, बट अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कहां हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास से पैसा खत्म, क्योंकि आप तो सारा बांट चुके हो। तो पूरा करने के लिए फिर मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अपना खुद का पैसा होते हुए लोन लेना पड़े, तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमने कहा यार लेकिन शेयर होल्डर तो चिल्ला रहे हैं कि हमें डिविडेंड दो, तो हमने कहा उन्हें शांत करो। तो नोशनल प्रॉफिट में से कुछ भाग पीएनएल में ले जाएंगे जो डिविडेंड में बांटेंगे, और कुछ भाग प्रॉफिट का रिजर्व में रखेंगे जो फ्यूचर में यूज होगा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? सर ऐसा सब क्यों करना पड़ रहा है? वाई? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनकंप्लीट है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर तो समस्या ही खत्म। कॉस्ट में, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट निकालो और किस में बांट दो? शेयर होल्डर में। क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट इनकंप्लीट है, इसलिए ये सारी परेशानियां है। और आपके एग्जाम में इनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का ही क्वेश्चन आएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? कम ऑन। तो सर अब ये कैसे पता चलेगा कि नोशनल प्रॉफिट का कितना भाग पीएनएल में जाएगा और कितना रिजर्व में? इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमें हाईली रिकमेंडेड गाइडलाइंस इशू की हैं, जो हम सबको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। उसके बिना आप कॉन्ट्रैक्ट का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं वो गाइडलाइंस क्या है। तो ये सारी समस्या क्यों पड़ रही है हमें? बोलो भाई। प्रॉफिट ऑन
नोट करिए, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, इनकम्प्लीट हो, तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब गाइस सुनिए, इसके दो स्टेप होते हैं। स्टेप 1, आप एक परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कैसे निकालेंगे? आप लेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसे डिवाइड करेंगे किससे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। दो स्टेप में आंसर है। स्टेप 1 आप क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अब जरा ध्यान से अकल लगाइए, इस परसेंटेज में मैंने करा क्या है? मैंने वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इमेजिनरी फिगर लूं, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू है 4 लाख, मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, इनटू 100, तो ये परसेंटेज क्या दर्शा रही है? अरे टोटल काम 10 लाख रुपए का है, जिसमें से 4 लाख का काम मैंने कर दिया, तो बताना मैंने कितने परसेंट काम पूरा कर दिया? 40%। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? तो जब आप वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को डिवाइड करते हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो यही तो पता करते हो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। बट अभी 100% तो नहीं हुआ ना, तो ये इनकम्प्लीट है। तो ये स्टेप 1 था। बोलो क्लियर? यस और नो? नोट कर लिया सब लोगों ने? इसके बिना एक भी सम सॉल्व नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम में। क्लियर? आइए, यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। चलिए, अब देखिए बहुत ध्यान से, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है? सर्च इन द टेबल। अब जब आपने एक बार परसेंटेज निकाल ली, तो अब आप क्या करिए भाई? अब हमारा स्टेप कहता है इस टेबल को सर्च करिए। किसमें सर्च करिए? टेबल में। परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L अकाउंट। इस टेबल में 2 कॉलम बनते हैं। पहला लिखा मैंने परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L अकाउंट। बोलो जी, बात क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? चलिए, अब इसमें पहला पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% ऑफ सीपी। सीपी समझ जाना आप लोग, है नहीं सीपी घूमने निकल जाना। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर? क्या लिखा मैंने? इफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये गाइस, अभी जो आपने काम किया है ना, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 25% से भी कम है। किससे कम है?
25% भी काम पूरा नहीं हुआ, 25% भी पेपर करके नहीं आए और खुश हो रहा है कि पास तो हो ही जाएंगे, हाँ वो पक्का हो जाएंगे। अरे क्लियर है? तो दैट इज व्हाट आई सेड। यही हमारी कॉस्टिंग की गाइडलाइंस है जो कहती है अगर आपने जो काम किया है गाइस वो अगर 25% से भी कम है तो आपको पीएनएल में ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। समझाओ नहीं भैया, अभी तो काम शुरू करा, अभी से कहां से डिविडेंड मांगने आ गए तुम? अभी तो 25% काम भी पूरा नहीं हुआ। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, ठीक है जी, नो प्रॉफिट टेकन टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी, इंटायर अमाउंट कैप्ड एज रिजर्व। ठीक है भाई, क्या मतलब है सर? 1 रुपया भी पीएनएल में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा आप रिजर्व में रखिए। यार अभी तो काम शुरू हुआ, अभी से कहां से प्रॉफिट हो गया, कहां से डिविडेंड मिलेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये गाइडलाइंस आपको बाय हार्ट याद रखनी है। 5 मार्क्स में थ्योरी में अलग से भी पूछ लेता है कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इलूसिडेट। क्लियर है कि आप इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एक्सप्लेन कर दो। समझ में आ गई बात? तो ये टेबल बना देनी है। जल्दी बोलो, पहला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? कई बार 25 की जगह वो वर्ड यूज करता है 1/4। सही यूज कर रहा है गलत? तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने कहा था 25, यहां तो 1/4 लिखा है। तो 25% इक्वल टू व्हाट? 1/4। चलिए पॉइंट नंबर 2, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड is equal to or more than 25% but less than 50% of contract price। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने? If the value of work certified is equal to or more than 25% but less than 50% of the contract price। मतलब जितना आपने काम कर लिया वो 25% के या तो बिल्कुल इक्वल है या उससे ज्यादा है, कम नहीं होना चाहिए। कम होते ही वो पहली कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन 50 से क्या है? कम है। तो अब हमारी कॉस्टिंग कहती है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो प्रॉफिट कमा लिया तुमने, यस और नो, तो थोड़ा सा हिस्सा ही क्या दे दो इन्हें? डिविडेंड। तो क्या जाएगा? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, हमें याद रखना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसकी हेल्प से जितना भी अमाउंट आएगा वो आप पीएनएल में ले जाएंगे और बाकी सारा रिजर्व में। बोलो पॉइंट क्लियर है? सर ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखा होगा क्या? हाँ, पूरा सॉल्यूशन दिया होगा, बस आपको कॉपी मारना है। अरे क्लियर है? हाँ, 8 मार्क्स में सिर्फ सॉल्यूशन कॉपी कर लो, 8 मार्क्स। तो ये याद रखना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एनपी। व्हाट इज एनपी? नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और जहां भी मैं लिखूं वर्क सर्टिफाइड तो अंडरस्टूड है वैल्यू की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? वैल्यू। 2 पॉइंट में कुछ पूछना है? अरे बोलो भाई, नहीं पूछना। आइए पॉइंट नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ work certified is equal to or more than 50% but less than 90% of contract price।
क्लियर है भाई? इसका मतलब क्या निकला गाइस? अब जो आपने काम कर लिया वो या तो एग्जैक्ट 50 के इक्वल है या उससे ज्यादा है। कम हुआ तो सेकंड में आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना जरूरी है, या तो एग्जैक्ट 50 के इक्वल है या 50 से ज्यादा है। लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 90 से कम, इक्वल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सर अगर 90 से कम है तो क्या होगा? तो कॉस्टिंग कहती है अब तो तुमने काफी सारा प्रॉफिट कमा लिया तो शेयर होल्डर को थोड़ा ज्यादा हिस्सा दे दो। तो 2/3 लेंगे अब हम। 1/3 को किससे रिप्लेस कर दिया? 2/3 से। बाकी फॉर्मूला सेम है। टू-थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्लियर? फॉर्मूले याद रखने का ये काम आपको करना पड़ेगा। आपसे पहले भी हजारों लाखों स्टूडेंट ने करा, आपको भी करना है। तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है? हाँ जी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब 50 से ज्यादा हो या इक्वल हो, लेकिन 90 से कम हो। कर लिया नोट? छोड़ देना और क्या। चलिए पॉइंट नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू और मोर देन 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर जो आपने परसेंटेज निकाली है या तो वो एग्जैक्ट 90 के इक्वल है या फिर उससे ज्यादा है। एक मिनट रुक जाना। ये ऊपर वाला कितना था? मोर देन, हाँ जी सही है। तो इफ द वैल्यू वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू और मोर देन 90%। अब सुनो, अगर कोई काम 90% हो जाए तो इज ऑलमोस्ट डन। बोलो यस और नो। हम कहें भी कल इंडिया 90% तो जीत ही लेगी। हाँ तो ऑलमोस्ट डन, वर्ल्ड कप तो हमारा है ही। अरे बोलो क्लियर है भाई? 90% जीतने का मतलब क्या है? 100%। बिल्कुल सही कहा आपने, इज ऑलमोस्ट डन। यही दिमाग में रखना। तो अगर हम ये कहें, सुनो गाइस सुनो, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 90% पूरा हो गया तो इसका मतलब क्या है? 100% हो ही गया। तो फिर हम नोशनल प्रॉफिट को बेस नहीं बनाएंगे, फिर हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट को बेस बनाएंगे। किसको बनाएंगे? एस्टिमेटेड। दोनों में क्या अंतर होता है? आई टेल यू। ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो उस केस में आप प्रॉफिट कैसे लेके जाएंगे? तो याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमें 4 फॉर्मूले दिए, 1 2 3 4, और कहा चारों में से कोई सा भी यूज कर लेना। चारों में से कोई सा भी। अब बच्चे मुझसे पूछते सर कौन सा यूज करें? तो मैं कहता हूं जो याद रहे। मेन तो ये है ना, एग्जाम में जाते ही हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और वो है भूल जाना। तो पड़ोसी से पूछना है। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? चलो भाई बैक टू द पॉइंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ने कितने फॉर्मूले दिए हमें? 4। इन चारों में से आप कोई भी यूज करो, लेट मी टेल यू, चारों से डिफरेंट आंसर आता है। कभी आपको चारों से सेम आएगा ना, चारों से आंसर डिफरेंट आएगा, बट चारों आंसर 100% एक्सेप्टेबल है। बोलो क्लियर है? तो इसलिए आपकी चॉइस है, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे, पसंद आए, वो यूज कर लेना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखते जाइए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बोलो जी, बात क्लियर है? कोई दिक्कत गाइस?
तो पहला फॉर्मूला क्या बना? प्रॉफिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये बना पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2, प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ईपी। व्हाट इज ईपी? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन में व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फॉर्मूला नंबर 3, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला नंबर 3, ईपी एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल, सॉरी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। ये वही है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी जो अभी तक आपने खर्च करा, अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। फ्यूचर में कितनी कॉस्ट और खर्च हो सकती है। अरे आ गया समझ में? 4th, ध्यान से देखिए भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। राइट? सो गाइस, दैट वन इज द फॉर्मूला नंबर 4th। ठीक है जी। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं विच आई कैन शो यू। ठीक है भाई? तो इन चारों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कब करना है? जब हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का या तो एग्जैक्ट 90% हो या फिर उससे ज्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो 2/3 वाली कैटेगरी में वो फॉल कर जाएगा। जल्दी बोलिए गाइस, यहां तक क्लियर है? कम ऑन। अब नोट कर लिए चारों फॉर्मूले। अब सर ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आता है? तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। फोकस एवरीबॉडी। एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसके बराबर होगा जी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो दैट वुड बी इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्लियर है? छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखना है। अब सर ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज दिस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट? इसका मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अभी तक जितना खर्चा हमसे हो चुका है प्लस फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड। क्लियर? यस और नो? भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, आपके 2 लाख रुपए लग गए। मैंने कहा यार अभी कितना और लगेगा इसको पूरा होने में? आपने कहा सर देखो 2 लाख तो लग गए, लगभग 6 लाख और लगेंगे। लगभग है, हमारी हिंदी भाषा में पता है। अब एस्टिमेट दे रहा हूं, एक्चुअल नहीं कह रहा है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 8 लाख। तो ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल उससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है।
तो व्हाट इज एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट? जितना पैसा हमने खर्च कर दिया प्लस जितना और फ्यूचर में खर्च होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाती है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। इस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन, कर लिया सब लोगों ने? तो गाइस यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल। तो बिना इस टेबल के एक भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है जी, चलिए, दैट्स ग्रेट। आइए, अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, ध्यान से सुनना भाई, और यहां लिखा था बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एंड सो ऑन। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया? नहीं सर, ये तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट था। भैया WIP का आना इस बात को तो दर्शा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इनकम्प्लीट। तो ये तो फर्स्ट पीरियड हो गया। अब अगर वो आपसे सेकंड ईयर का भी अकाउंट पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए ना, बैलेंस CD अगली बार क्या बन जाता है? बैलेंस BD बनता है कि नहीं बनता? तो ये वर्क इन प्रोग्रेस जब हम नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, किसका? तो ये नेक्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में आ जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस। फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। अब मटेरियल से शुरू नहीं होगा, कहां से शुरू होगा? टू वर्क इन प्रोग्रेस। और इसमें पहले क्या लिखेंगे हम? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कोई टेंशन अभी तक? हाँ बोलो जल्दी से, पक्का समझ में आ गया? श्योर? ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट थे। डन? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आ जाए, फिर एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं और डिस्कस करेंगे। चलिए, लेट्स गेट बैक टू वर्क। अभी तक कुछ पूछना तो आप बोल सकते हैं गाइस। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग यू बेटर आस्क। नहीं है भाई? चलिए देखेंगे अब बहुत ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट के एक दो सम्स करा देते हैं। चलिए, बात फिर वही आती है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमने अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए। तो आप पेज नंबर 158 पर आ जाइए जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 8 मार्क्स में आया था। हर क्वेश्चन 6 से 8 मार्क्स में आएगा। ठीक है गाइस? चलिए, now look at this question, page number 158 and that appeared in our exam for 8 marks. ठीक है भाई? चलिए ध्यान से देखेंगे। what does it says? देखिए भाई, a company undertook a contract for a construction of a large building complex. एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि जी उसे एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनानी है, स्काई स्क्रैपर। द कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस ऑन 1 अप्रैल 93। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 93 से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। एंड द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फॉर देयर एंडिंग 31 मार्च 94। तो 93 94 हमारा करंट ईयर हो गया। बोलो जी, क्लियर एकदम? अब क्या क्या खर्च हुआ है ध्यान से देखिएगा।
रुपीज इन 1000 दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हम भी ऊपर लिख देंगे रुपीज इन 1000। वर्क सर्टिफाइड, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, इसका मतलब होता है सिंपल शब्दों में कैश रिसीव। मटीरियल इशूड टू साइट, प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस पेड, मटीरियल रिटर्न फ्रॉम साइट। ठीक है जी, साइट इज द प्लेस ऑफ वर्क। देन प्लांट हायर चार्जेस, वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, साइट ऑफिस कॉस्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अपोर्शन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, वर्क नॉट सर्टिफाइड। हमने क्या बोला था आपको, टोटल एक्सपेंस लेने, एक भी नहीं छोड़ना और ना ही सिलेक्टिव होना है कि ये छोड़ना है ये लेना है ना। फिर द कॉन्ट्रैक्टर ओन अ प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट 20 लाख। कॉन्ट्रैक्टर के पास एक प्लांट था जो 20 लाख का था, हैज बीन कंटिन्यूअसली इन यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर 5 year लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी 5 lakhs। तो गाइस स्ट्रेट लाइन मेथड से इस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। याद है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओके, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज इन यूज, वो खुद ही कह रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन कौन सा यूज करना है, स्ट्रेट लाइन। एज ऑन 31 मार्च 94 मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। डायरेक्ट वेज इज ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग 2,70,000 एंड मटीरियल एट साइड वर रुपीज 2 लाख। तो अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो हम इसे वेजेस में क्या करेंगे, ऐड, और मटीरियल साइट पर बच गया। अब आपको पता है क्या करेंगे। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L एंड शो द बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया था, लेकिन जब हमारे एग्जाम में आया तो उसने तीसरा पार्ट नहीं पूछा। अभी क्यों, मुझे क्या पता क्यों नहीं पूछा यार। अभी तक सिर्फ 2 ही चीजें आई हैं आपके एग्जाम में कि वो बोला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और ये बताओ कितना प्रॉफिट P&L में जाएगा। बैलेंस शीट अभी तक नहीं पूछी गई है। वो आए तो बता देना ना यार, पूरा बचपन आपका बैलेंस शीट में गुजरा है। बोलो यस और नो, पूरी बैलेंस शीट आपको आती है बनानी। चलिए, तो दैट इज एन 8 मार्क सम्स, राइट। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अननोन सम सॉल्व करना बहुत टफ होता है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, कुछ नहीं करना, जितना बना सकते हो उतना जरूर बनाना, गलती नहीं करना, छोड़कर मत आना बिल्कुल भी। ठीक है जी, चलो बड़ी खुशी की बात है। आइए, सो लेट्स मेक इट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चलिए यहां देखेंगे जी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब वही आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 3 लेयर्स बनाना है हमेशा। कितने? 3 लेयर्स, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए सबसे पहले यहां लीजिए 2 मटेरियल इशूड। आप यहां लिख दीजिए रुपीज इन 1000 कि भैया ये रुपीज किस में चल रहा है, 1000 में है। ठीक है भाई, वरना आपको हर बार 3 0 ऐड करने पड़ जाएंगे तो इट टेक्स टाइम। चलिए देख लिया क्वेश्चन अच्छे से। अब सुनिए बहुत ध्यान से, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करने हैं। कोई भी एक्सपेंस आपको नहीं छोड़ना है, बस इतना सा पॉइंट है विच यू शुड रिमेंबर। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कोई जरूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। वर्क सर्टिफाइड अभी यूज करेंगे, कैश रिसीव्ड नहीं आता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इट विल शोज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। कैश रिसीव हुआ ये हमारी एसेट है, और एसेट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगी। चलिए मटेरियल इशूड टू साइड, बोलिए कितने का इशू करा हमने, 7,000
500, तो ये आप यहां शो करेंगे। मटेरियल इशूड टू साइट 7,500। उसके बाद प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट, प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट 1,000। व्हाट आई सेड, कोई भी एक्सपेंस आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, बोर्ड पर देखिए भाई, डायरेक्ट वेजेस कितना गिवन है, 4,000। इसमें प्लस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहां लिखा है 2,70,000, लेकिन ये तो फुल फिगर लिखी है ना, तो इसे 1000 में क्या करिए, कन्वर्ट। तो इसे 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 3 जीरो उड़ गए, तो कितना बचा ये, 270। चलिए तो यहां आ जाइए, 270, 4,270। ठीक है गाइस। देन वी हैव गॉट मटीरियल रिटर्न फ्रॉम साइट। बोलो जी, साइट से मटीरियल वापिस आ गया, कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड पर। बाय मटीरियल रिटर्न फ्रॉम साइट 250, बाय मटीरियल रिटर्न फ्रॉम साइट कितना आ गया जी, 250। आगे देखेंगे भाई ध्यान से। फिर लिखता है प्लांट हायर चार्जेस, तो 2 प्लांट हायर चार्जेस कितना है गाइस, 1750। 2 वेजेस रिलेटेड कॉस्ट 500 रुपए। 2 साइट ऑफिस कॉस्ट 678। 2 हेड ऑफिस expenses apportioned 375। ठीक है भाई, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने गाइस, 902। हाँ जी, कोई दिक्कत, आप देखो मैंने एक भी एक्सपेंस नहीं छोड़ा, और यही आपको याद रखना है, नॉट अ सिंगल एक्सपेंस शुड बी मिस्ड। चलिए हो गया। हाँ अभी आने तो दो, यहां तक तो क्लियर है, अभी आएगा, डोंट वरी। चलिए अब देखेंगे भाई, अब हम यहां पर लेंगे 2 डेप्रीसिएशन। बोर्ड पर देखिए प्लांट कितने का है, 20 लाख का। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 5 लाख। लाइफ कितनी है, 5 साल। बोलो कितना हुआ ये, 3 लाख। और इसको 1000 में कन्वर्ट कर दो तो 300 रुपए। सही करा है भाई। अरे 3 लाख को अगर रुपीज इन 1000 में कन्वर्ट करोगे तो 300 ही तो आ जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 1/1000 मैंने क्यों करा, जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू 1000। अब चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 300 रुपए, आई डोंट माइंड। क्लियर, ओके। और क्या है सर, आगे बढ़िए। मटीरियल एट साइट भी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है मटीरियल एट साइट, 2 लाख रुपए। तो वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। बाय मटीरियल एट साइट, 2 लाख रुपए को 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 200 रुपए। चलिए बंद करिए लेजर और मुझे बताइए बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। डेबिट का टोटल करिए और उसमें से क्रेडिट माइनस कर दीजिए। टेल मी द टोटल।
फिर से टोटल 17275, 17275। बताइए कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 16825। यहां तक कोई टेंशन है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं भाई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब इसको सेकंड लेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप लिखेंगे 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी 16 कितना था 825। फिर हम यहां पर लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें पहला आएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। चेक करें क्वेश्चन में सर 20,000 रुपए गिवन है। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जस्ट 149। बंद करेंगे लेजर को तो 20149, 20149। बोले कितना आ गया? टू नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना 3324। ठीक है गाइस, तो टू नोशनल प्रॉफिट 3324। आइए अब इसको यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए बाय नोशनल प्रॉफिट 3324। अब इसका एक पार्ट कहां चला जाएगा? टू पीएनएल में, और एक पार्ट कहां चला जाएगा? टू रिजर्व में। और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। 3324, 3324। ठीक है भाई। अब कितना पीएनएल में जाएगा और कितना रिजर्व में, इसके लिए हमें वही टेबल बनानी है। वैसे तो ये वर्किंग नोट का पार्ट है, बट इस क्वेश्चन में मेन सॉल्यूशन है। बोलो जी क्लियर है? तो ये आपको प्रॉपर शो करना है। अभी तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? कम ऑन, चलिए तो अब यहां आ जाइए। सेकंड पार्ट, स्टेप 1, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। हाँ जी, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, यही था जी। तो अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 20,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 इनटू 100। टेल मी प्लीज 57.14%। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला गाइस कि 57% तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। कैन आई से मोर देन 50 बट लेस देन 90? तो अगर 50 से ज्यादा हो और 90 से कम हो तो 2/3 के 1/3, 2/3। तो ये याद रखना है। समझ में आ गया बिल्कुल? कम ऑन। तो अब आपको शो करना है प्रॉफिट में कितना गया। फॉर्मूला जरूर लिखना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड
अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कम ऑन, इतना सारा याद कैसे रखेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। चलिए 2/3 नोशनल प्रॉफिट आपने अभी अभी निकाला 3324। कैश रिसीव क्वेश्चन में गिवन है 15,000। वर्क सर्टिफाइड 20,000। सिंप्लीफाइड कितना 1662। जानते इसका मतलब क्या है? हमारे पास जितना भी नोशनल प्रॉफिट है उसमें से 1,662 रुपए पीएनएल में जाएगा और जो बचेगा वो रिजर्व में जाएगा। क्लियर? जो बचेगा वो रिजर्व में जाएगा। बोलो क्लियर? सर इतना ही आएगा एग्जाम में 8 नंबर में, और आप इजीली कर लोगे अगर ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है जी, चलिए हो गया ये। नाउ बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड फिनिश इट ऑफ। तो 2 पीएनएल 1662 एंड 2 रिजर्व। लकीली यही आ रहा है। ठीक है जी, बट हमेशा नहीं होगा। तो ये हमारे एग्जाम में 8 मार्क्स का सम था। एनीथिंग टफ गाइज? अगर एग्जाम में आया तो होगा। चलिए दैट्स ग्रेट। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है भाई, इस क्लासेस में हर चीज कवर करना पॉसिबल नहीं होता, तो वी ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में हिट कर सकती नहीं है, करेगी पक्का। तो इतना आपको आना चाहिए बिफोर यू अपियर टू द एग्जाम।